हाय गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे थे। और ऐसा एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो एनसीईआरटी को बेस मान करके वहीं से लाइन टू लाइन उठा करके दिया जा रहा है। जैसे इस बार का बिहार दरोगा में डेविड रिकार्डो के बारे में सवाल पूछा हुआ था, फिर प्रवर समिति की 5वीं रिपोर्ट के बारे में पूछा हुआ था। और वो सीधे सीधी एनसीईआरटी की जो क्लास 12th है, हिस्ट्री की किताब है, उसका चैप्टर नंबर 1 से 3 सवाल सीधे सीधे उठा करके दे दिए गए थे। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर ले। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा है कि आज से एनसीईआरटी के जो जितने सारे भी फैक्ट्स हैं, जितने सारा भी कुछ कंसेप्ट है, कोई टर्म है, उसको मैं अच्छे से सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है, मेरे नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो है उपनिवेशवाद और देहात, ये क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका पार्ट 3 यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है। इसे मैंने शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार कर लिया है, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले है कि बंगाल में भारत में भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और तीन व्यवस्थाएं थी। एक थी इस्तमरारी, जिसको स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है रैयतवाड़ी और तीसरा है महालवाड़ी। ठीक है, हम लोग इस्तमरारी पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा जो एक्स्ट्रा हैं, मैं सिर्फ वही बताऊँगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी का कोर आपको मिल सके इस वीडियो में। ठीक, तो इस्तमरारी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को लागू हो गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चूँकि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ था, तो उस एरिया में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले एरिया में, उत्तराखंड का जो गढ़वाल और कौन सा कुमायूं रीजन जो है, वहाँ पे लागू था ये वाला। और मद्रास का जो उत्तरी इलाका, पूरे मद्रास में नहीं, मद्रास का जो उत्तरी इलाका था, वो ओवरऑल पूरे भारत के लगभग 19% भूभाग पर ये इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त लागू किया हुआ था। अगला है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी देखो, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, सिंध, बरार, जो महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला एरिया है, जो हल्का सा मध्य प्रदेश से लगता है, वो जो एरिया है विदर्भ वाला, वही बरार है। और कर्नाटक का कुर्ग जिला वर्तमान वाला, वहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कुछ एरियाज़ के बारे में पूछा जाता है, बताया हुआ था कि जैसे मद्रास में जो था, सबसे पहले मद्रास में 1820 में हेक्टर मुनरो के द्वारा ये लागू किया गया था। बारामहल क्षेत्र जो है, 1792 में बारामहल क्षेत्र में, मद्रास का ही तो बारामहल क्षेत्र था ये, हाँ। और बॉम्बे दक्कन क्षेत्र में एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया था 1825 में। ठीक है, रैयतवाड़ी में क्या था कि हर 30 साल के बाद भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको ये ध्यान में रख लेनी है। ठीक, अब महालवाड़ी, महाल का मतलब तो गांव होता है। महालवाड़ी सिस्टम बेसिकली उत्तर प्रदेश, उसका आगरा, अलीपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उस तरफ, पंजाब में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गंगा के आसपास का जो मैदान है ना, खास करके आप याद रखिएगा, दिल्ली का जो इलाका है, वहाँ महालवाड़ी सिस्टम लागू था। दिल्ली का इलाका में महालवाड़ी सिस्टम लागू था। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे कि महालवाड़ी में जो मुखिया होता था, जो मेन आदमी होता था, उसको लंबरदार कहा जाता था। कहीं कहीं पे उसको मुकद्दम या चौधरी भी कहते थे। इन टर्म्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि सवाल दे दिया जाएगा कि ये टर्म होता क्या था। तो लंबरदार महालवाड़ी में जो हेड होता था, गांव का 4-5 गांव का जो हेड होता था, उसको लंबरदार कहते थे। और मुकद्दम या चौधरी भी कहीं कहीं कहा जाता था। छोटे किसानों को ये मौन कहा जाता था। हालांकि वे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उनको तुलनात्मक रूप से छोटे तो ये मौन कहा जाता था। आगे है, रैयत के नीचे शिकमी रैयत होते थे। शिकमी रैयत का मतलब, जैसे रैयत सीधे सीधी खेती नहीं करते थे, वे पट्टे पर अपनी खेती दे देते थे, जैसे बटाईदार के जैसा। ठीक है, बटाईदार जो वास्तव में खेती करता था, तो बड़े रैयत क्या करते थे, बटाईदारों को देते थे, और उन्हीं को बंगाल में शिकमी रैयत कहा जाता था। ठीक,
ज़मींदारी व्यवस्था में जो ज़मींदार होता था, अब ऐसा एक पॉइंट याद रखेंगे, जो ज़मींदारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, इस्तेमारारी बंदोबस्त था। तो ज़मींदारी व्यवस्था में ज़मींदार को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। ज़मींदार का काम बस इतना रख दिया गया था कि आप बस राजस्व को इकट्ठा करिएगा, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में ये शॉर्ट नोट्स में कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, फिर पीडीएफ में दे दूँगा। ताल्लुकदार एक टर्म है एनसीईआरटी में। ताल्लुकदार क्या है कि इसका मतलब होता है रिलेटेड व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति। और ताल्लुक आगे चल करके इलाका या फिर राजस्व इकट्ठा करने वाले एरिया को भी ताल्लुक कहा जाता था। जैसे तहसील, तहसील में जो हेड होता था वो तहसीलदार कहलाता था, ताल्लुक में जो हेड होता था वो ताल्लुकदार कहलाता था। अमला क्या होता है? तो अमला राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी। मतलब जमींदार अब सीधे सीधे तो राजस्व इकट्ठा करेंगे नहीं, तो जमींदार अपने लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त करता था और उन अधिकारियों को अमला कहा जाता था। ये जमींदार या राजा का ही है, जमींदार को राजा भी बोलते थे, राजा का ही आदमी होता था। अच्छा, एक है अधियार या बरगादार। जैसे हम लोग शिकमी रैयत पढ़े थे ना यहाँ पे, शिकमी रैयत। शिकमी रैयत का मतलब क्या? वैसे किसान जो उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, किसी और की ज़मीन पर आधा अनाज के बदले या फिर कुछ इकाई अनाज के बदले वो उस पे खेती करते थे, उसी को अधियार या बरगादार भी कहा जाता था। मतलब बटाईदार ही होता है इसका, ठीक है। जोतदार, जोतदार और जमींदार दोनों अलग अलग है। देखो, जमींदार बेसिकली शहरी क्षेत्र में रहता था, ठीक है, और वो डायरेक्ट खेती नहीं करता था और वो खेत का मालिक नहीं होता था, वो सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए था। लेकिन जोतदार क्या होता था? इनका ग्रामीण इलाकों में ज़मीन पर सीधा नियंत्रण होता था। मतलब ग्रामीण इलाकों में ज़मीन पर सीधा नियंत्रण रखने वाले जो बड़े किसान थे उनको जोतदार कहा जाता था। इनको अन्य नाम देंगे तो हवलदार भी बोला जाता था, गांटीदार भी बोला जाता था और मंडल भी बोला जाता था कहीं कहीं अलग अलग एरियाज़ में। ज़मींदार और जोतदार अलग अलग चीज़ हैं और ये एक दूसरे के विरोधी भी हुआ करते थे। ज़मींदारों की अगर भूमि की नीलामी होती थी तो जोतदार ही वो खरीद लेते थे भूमि, क्योंकि वे ग्रामीण एरियाज़ में उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और ज़मींदार शहरी क्षेत्र में रहते थे। आगे देखेंगे कंपनी के राज में। अच्छा, जब ज़मींदारी नीलाम हो, हम लोग को पढ़े हैं ना कि इस्तेमारी बंदोबस्त है जो, वो सूर्यास्त कानून है कि अगर हम लोग ज़मींदार अगर सूर्यास्त के पहले अपना जो राजस्व है, जो लगान है, वो नहीं जमा करता है तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। तो ज़मींदार इससे बचने के लिए क्या करते थे? अपने घर की महिलाओं के नाम पर ज़मीन को दे देते थे। सो दैट क्या होता था, कंपनी राज में ऐसा था कि स्थायी बंदोबस्त में महिलाओं की संपत्ति जो होती थी, उनकी संपत्ति नीलाम नहीं होती थी, ठीक है। और ज़मींदार अपने ज़मींदारी को बचाने के लिए क्या करते थे? बेनामी शब्द एक दिया हुआ, बेनामी बोली लगवाते थे। मतलब वैसे आदमी को बैठा देते थे जो उसी का आदमी होता था और ज़मीन को वही खरीद लेता था नीलामी में और बाकी मालिक तो वही रहता था। तो उसी को जो फर्जी या किसी और के नाम से जो काम होता था उसको बेनामी कहा जाता था, ठीक है। हाँ, ज़मींदारी व्यवस्था हुई, भूमि व्यवस्था बहुत सारी हुई। तो बंगाल में अकाल पड़ा बहुत ज़्यादा। एक तो 1769 से लेकर 73 तक बंगाल में अकाल चला। मेनली 1770 में वो अकाल था। एक और बंगाल में भीषण अकाल आया था वो 1943 में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक अकाल आया था। और एक सबसे बड़ा भीषण अकाल आया था 1769 से लेकर 73 के बीच में, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये जो जमींदारी व्यवस्था की गई थी 1793 में, जो व्यवस्था की गई थी उसकी जांच करने के लिए 20 साल के बाद यानी कि 1813 में एक समिति बनाई गई, प्रवर समिति। और उस समिति ने उसकी एक रिपोर्ट पेश की, पांचवी रिपोर्ट, जो कि 1002 पेजेस की थी और 800 पेजों में परिशिष्टों में बहुत सारी चीज़ें दी गई थी कि किस तरीके से क्या डेवलपमेंट हुआ। हालांकि ये जो बातें थी इसमें जो लिखी हुई बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण थी, ठीक है। बट ये आप ध्यान रखिएगा, यही दरोगा का क्वेश्चन आया हुआ था मिलान करने के लिए। कब आई थी ये समिति? 1813 में। प्रवर समिति की जो पांचवी रिपोर्ट थी किस लिए थी? तो जमींदारी व्यवस्था, जो भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की गई थी उसको उसका डेवलपमेंट देखने के लिए, किस तरीके से क्या हुआ था नहीं हुआ था वो जानने देखने के लिए एक समिति समीक्षा करने के लिए समिति बनाई गई थी। वही समिति की पांचवी रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है एनसीईआरटी में, ठीक है। अच्छा, एक और राजा है मेहताब चंद। तो 1800 संत जमींदार, अलग अलग जमींदार थे। तो एनसीईआरटी में एक जमींदार के बारे में चर्चा की गई है, जमींदार राजा मेहताब चंद। उनके बारे में बताया गया कि 1857 तथा संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, 1855-56 में हुआ था। सॉरी गाइस, ये चूँकि मेरा पहला ही है वीडियो तो आगे पीछे थोड़ा हो रहा है, आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। अगली बार से मैं कोशिश करूँगा अच्छे से और करने की, ठीक है।
तो 1857 और 1855-56 का जो संथाल विद्रोह था, उसके दौरान जो वर्धमान का जमींदार था मेहताब चंद, उसने अंग्रेजों का साथ साथ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति जिसकी तो पूरी ही चर्चा भरी हुई है, इसी के बहुत सारे सर्वेक्षण को बेस बना करके इस चैप्टर को बनाया गया है। ये फ्रांसिस बुकानन था। फ्रांसिस बुकानन ब्रिटिश का एक चिकित्सक था, जो कि 1794 से 1815 तक ना भारत में रहा था। इसके बारे में एक और अच्छी बात जानेंगे हम, तो जो अलीपुर चिड़ियाघर, जो कोलकाता का जू है ना, पश्चिम बंगाल का जो जू है, जिसको अलीपुर चिड़ियाघर कहते हैं, ये इसी ने बनाया था, फ्रांसिस बुकानन ने ही बनाया था। और इसका 2 सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। था क्या वो? कलकत्ता और मद्रास की भूमि का सर्वेक्षण किया था। किसने? फ्रांसिस बुकानन। इसकी मदर जब मर जाती है तो इसने अपना टाइटल हैमिल्टन लगा लिया था, ये मैंने लिखा नहीं है। तो फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, ये नाम आप याद रखिएगा। क्या था ये? चिकित्सक था। और भी 2-3 व्यक्तियों के नाम, जैसे मेहताब चंद कौन था, तो वर्धमान का वो जमींदार था। उसके बाद और भी 2-3 नाम आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग को ध्यान में रखने हैं। ठीक, आगे पहाड़िया विद्रोह के बारे में थोड़ी सी बातें दी गई थी। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1782। पहाड़िया बेसिकली जंगल के अंदर पहाड़ों में रहते थे, और वे कुदाल का प्रयोग करते थे दोस्तों। ठीक है, यहीं अगर हम संथालों की बात करें, तो संथाल बेसिकली हल का प्रयोग करते थे। अच्छा, पहाड़िया और संथालों में भी आपस में मतभेद हुआ था, तानातानी हुई थी। बेसिकली था क्या कि पहाड़िया जंगल के मूल आदिवासी थे, और संथालों को ब्रिटिशर्स ने बसाया था, क्योंकि संथाल हल से खेती करने में बहुत माहिर थे। वे जंगलों को काटते थे, हल से खेती करते थे, और वहाँ बसते थे। ठीक है, हालांकि बहुत गंदे तरीके से वे बसते थे, ऐसा फ्रांसिस बुकानन ने बताया है, बट फिर भी वे एक जंगल को परती ज़मीन में बदलने के लिए काबिल थे। ठीक है, और वे बसते थे, और ये जो पहाड़िया थे वे जंगल के अंदर चलते चले गए। तो 1772-1782 में राजा जगन्नाथ और रानी सर्वेश्वरी, ये 2 नेताओं ने मिलकर के विरोध किया, और आगे चल करके ये जो पहाड़िया विद्रोह हुआ। ठीक है, ये कुदाल का प्रयोग करते थे। अब झूम कृषि, चूंकि जंगल के अंदर ये रहते थे तो झूम कृषि करते थे, तो इनकी झूम कृषि पर रोक लगी जब संथालों को बसाया जाने लग गया, तो फिर इन्होंने विद्रोह किया। अच्छा, संथाल विद्रोह 1855-56 में हम लोगों ने पढ़ा है। सिद्धू कानू, चांद और भैरव, ठीक है, और इनकी 2 बहनें थी, फूलो और झानो। ये संथाल हल का प्रयोग करते थे और समतल कृषि करते थे। इसके उल्टा पहाड़िया जो जनजाति थी, वो झूम कृषि करते थे, और वे जंगलों में रहते थे अंदर। ठीक है, एक नाम है अगस्टस अगस्टस क्लीवलैंड, एक नाम टर्म दिया हुआ है। ये 1781 में भागलपुर का कलेक्टर था। 1772 से 1782 तक में हम लोगों ने पढ़ा ना कि पहाड़िया विद्रोह हुआ, तो भागलपुर वाला, राजमहल वाला ही एरिया था। तो भाई अगस्टस क्लीवलैंड जो था भागलपुर का कलेक्टर, उसी ने पहाड़ियों के साथ समझौता किया था। कब? 1781 में, और उनको थोड़ा साइड करके रख दिया था। एक है गंजूरिया पहाड़ी, राजमहल श्रृंखला का भाग है, राजमहल पहाड़ी का एक भाग है गंजूरिया पहाड़ी। ये सारे टर्म्स मैंने अपने से नहीं लिखे, ये सारे टर्म्स वो लिखे हैं मैंने जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, गंजूरिया पहाड़ी राजमहल वाला जो एरिया था संथाल परगना में, उस एरिया में। अच्छा, एक टर्म है दामिन ओकोह क्षेत्र है। तो बताया ना मैंने कि संथालों को क्या किया गया था? बसाया गया था, ताकि वे जंगलों को काट करके परती भूमि बदले और खेती करे और बसे वहाँ पे। ठीक है, तो दामिन एकोह नाम का एक क्षेत्र बनाया गया 1832 में, उसको संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। कारण क्या था? क्यों बनाया गया? क्योंकि इसका कारण था संथालों को बसाना और खेती करवाना, ये इसका मेन रीज़न था। ठीक है, ये तो बात हो गई, हम लोगों ने सारी बातें कर ली। आगे है एक और टर्म था दक्कन दंगा। 12 मई 1875 को सूपा, जो कि वर्तमान पुणे में है, वहाँ से शुरू हुआ। कहाँ? क्या? दक्कन दंगा। इससे ना प्रॉपर 30 से अधिक जो गांव है वो कुप्रभावित हुए थे। इसका स्वरूप कैसा था? इन्होंने सशस्त्र विद्रोह जैसा था। इन्होंने साहूकारों पर हमला। अच्छा, ये दंगे हो क्यों रहे थे? किसान थे, जो जनजाति थे, वे उन पर जाति हो रही थी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि दंगा तो करेंगे ही करेंगे। ठीक, इसका स्वरूप क्या था? साहूकारों पर हमला करना, बही खातों को जलाया जाना, और ऋण संबंधी जो भी पत्र वगैरह होते थे, वो जो क्या कहते हैं उसको,
बॉन्ड पेपर जो होता था उसको जला दिया जाना ताकि वे बच सके कर से। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने 1878 में दक्कन दंगा आयोग बनाया। ठीक है, और दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को पारित किया गया। दक्कन दंगा 12 मई 1875, 30 से अधिक गांव को प्रभावित हुए। कहाँ हुआ था? सूपा, पुणे से शुरू हुआ था। शुरू क्या था? साहूकारों पर हमला किया गया था, बही खातों को जलाया गया, ऋण संबंधी जो बंद थे उनको नष्ट किया गया। दक्कन दंगा आयोग इसी के लिए बनाया गया था 1878 में, और इसके लिए अलावे दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में ये पेश किया गया। थोड़ा सा ये दोस्तों अब 1 मिनट और लगेगा। एक और टर्म है, व्यक्ति हैं डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो कौन है? वे अर्थशास्त्री थे। ये भी दरोगा में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कि डेविड रिकार्डो, मिलान करके बताना था कि कौन थे। तो फ्रांसिस बुकानन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वो चिकित्सक थे। और हम लोगों ने एक अगस्टस क्लीवलैंड पढ़ा है जो कि भागलपुर का कलेक्टर था, जिसने 1781 में पहाड़ियों के साथ समझौता किया था। डेविड रिकार्डो अर्थशास्त्री थे। 1820 के दशक में ये प्रॉपर अच्छे लेजिट फेमस थे वहाँ पे ना पूरी तरह से। और इसने एक सिद्धांत दिया था, आर्थिक लगान वितरण का सिद्धांत दिया था। तो अगर पूछे आर्थिक लगान वितरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो डेविड रिकार्डो ने ही दिया था, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। ठीक, एक है शब्द किरायाजीवी। जैसे जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो वे क्या करने लगे कि वे प्रॉपर खेती नहीं करते थे। फिर जो किसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता था, वे खेती को पट्टे पर दे देते थे, और उसी पट्टे से जो आय आती थी, किराए से जो आय आती थी, उसी पे अपना जीवन गुजर बसर करने लगे और अच्छी लाइफ जीने लगे। इसी टर्म को दिया गया किरायाजीवी। मतलब किराए पर जो व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है वो किरायाजीवी है। इसमें फिर 1861 में ना एक टाइम आया था कि अमेरिका का गृह युद्ध हुआ। और अमेरिका का गृह युद्ध इसलिए दिया गया क्योंकि 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो ब्रिटिशर्स के लिए कपास की आपूर्ति में बहुत प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा कपास की आपूर्ति वाला देश था। सबसे ज़्यादा कपास की आपूर्ति अमेरिका करता था। भारत को एक अलग ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अलग एरिया चाहिए था जहाँ से कपास की आपूर्ति हो सकते, मतलब एक ऑप्शन चाहिए था। ठीक है, अल्टरनेट। तो 1861 में जो अमेरिका गृह युद्ध हुआ वो कपास उत्पादन बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ था। इसके लिए ब्रिटेन में क्या किया गया, 1857 में पहले ही कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई, क्योंकि उनको पता था कि हम अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अगर अमेरिका का कपास में कमी आई तो हम क्या करेंगे। तो एक वे ऑप्शन की तलाश में थे, इसीलिए 1857 में ही कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई ब्रिटेन में। और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई ताकि अमेरिका के अलावे अन्य देशों से भी कपास मंगवाया जा सके। ठीक है, और भारत में भी बहुत दोहन हुआ। हालांकि 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हुआ तो फिर कपास किसानों की स्थिति खराब हो गई, भारत में वैसे भी खराब थी। अगला है 1859 का एक परिसीमन कानून लाया गया। मतलब जो किसानों के साथ रैयतवाड़ी में ज़्यादती होती थी ना, तो वे लगान नहीं चुका पाते थे, तो फसल खराब हो गई तो वे लगान नहीं चुका पाए, तो क्या करते थे वे जनरली साहूकारों के पास जाते थे और ऋण लेते थे। ऋण के बोझ के तले वे दब गए इतना ज़्यादा, ऐसा दिया गया कि 100 रुपया के लिए किसान को 2000 रुपये ब्याज चुकाना पड़ा था। ऐसी स्थिति थी। वे आत्महत्याएं करने पर मजबूर थे, वे जगह छोड़ने पर मजबूर थे, वे दंगे करने पर मजबूर थे। तो इसी के लिए 1859 में परिसीमन कानून बनाया गया। इसमें क्या था कि जो ऋण पत्र है, बॉन्ड पेपर है, ठीक है, उसको केवल 3 साल तक ही मान्य रखा जाएगा। ठीक, ताकि किसानों को साहूकार से बचाने के लिए और ऋण पत्र, ताकि जो किसान हैं वे साहूकार से बच सके, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉन्ड ना लगा सके। ठीक है, उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। हालांकि इसमें बहुत उपाय करके वो लोग फर्जीवाड़ा करते थे, वैसा तो ऐसा लिखा गया बुक में। और ऋण पत्र को भाड़ा पत्र भी कहा जाता था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये था ये चैप्टर नंबर 1 का। हालांकि ये टोटल 35 पेजेस का चैप्टर था, बट मैंने इसको 3.5 पेज में नोट्स निकाल करके आपको बताने समझाने की कोशिश की है। और इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप इतना भी समझ जाते हो, 1-2 बार वीडियो देख लेते हो और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स देख लेते हो, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और एग्जाम में जो एक हाई लेवल के क्वेश्चन है वो सॉल्व होने लग जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम अगले चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू सो मच।